नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी। रोज की तरह आज भी क्राइम की एक रहस्यमयी कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगा और साथ ही मुंबई की तुनिशा सुसाइड केस के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दूंगा। उस मामले की तफ्तीश कहां तक आगे बढ़ी, एबेटमेंट टू सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए किसी को मजबूर करने का जो मामला पुलिस ने इस मामले में तुनिशा के को एक्टर शिजान के खिलाफ दर्ज किया है, उस मामले को पुलिस कोर्ट में कैसे साबित कर पाएगी, इस पर आप लोगों से थोड़ी बातचीत करूंगा। और उसके बाद फिर जो सवाल जवाब का सिलसिला है, आपके कमेंट्स और आप लोगों के नाम पढ़ने का सिलसिला है, वो होगा। तो प्लीज़ पेशेंटली, बहुत धैर्यपूर्वक मेरे साथ बने रहिए और आइए अब शुरुआत करते हैं। कहानी बिहार की है, बिहार के बक्सर ज़िले की। बक्सर ज़िले में एक गांव है कुरान सराय। इस कुरान सराय गांव में आज से सालों पहले, तकरीबन 30 साल पहले, एक शख्स गांव से थोड़ी ही दूर पर जो बस स्टैंड है वहां पर एक पान की दुकान या पान की गुमटी जिसे कहते हैं, वो चलाया करता था। छोटा मोटा कारोबार था, छोटा सा परिवार था, सब कुछ हंसी खुशी बढ़िया से चल रहा था। मगर एक रोज़ उस शख्स की खुशहाल जिंदगी में एक मेजर ट्विस्ट आ गया। ये आदमी जिसका नाम घनश्याम तेली है, वो एक रोज़ अपने काम के सिलसिले में अपने घर से बस स्टैंड तक गया, लेकिन उसके बाद फिर वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। घनश्याम को आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई, किसी को पता नहीं चला। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, बहुत ढूंढ मची। नाते रिश्तेदार, जानकार, आसपास के इलाके, ज़िले और बाहर में भी जो लोग थे, सबसे पूछताछ हुई, सबसे पता करने की कोशिश हुई कि घनश्याम कहाँ गए, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। और आज से 30 साल पहले जब घनश्याम तेली अपने घर से गायब हुआ था, तो उस समय उनकी शादी हो चुकी थी, और न सिर्फ शादी हो चुकी थी बल्कि उनके 2 बच्चे भी थे, एक बेटी एक बेटा। और दुर्भाग्य देखिए कि जब ये गायब हुए तब उनकी बीवी जो है वो तीसरी बार पेट से थी, यानी प्रेग्नेंट थी। तो कुल मिलाकर परिवार को घनश्याम तेली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी परवरिश का बड़ा जिम्मा था। बीवी प्रेग्नेंट थी, एक और नया मेहमान घर में आने वाला था, तो उसकी परवरिश, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी घनश्याम तेली पर थी। ऐसे में घनश्याम का यूं अचानक गायब हो जाना वो हर किसी की समझ से परे था। लोगों ने बहुत ढूंढा और ढूंढते ढूंढते जब थक गए, जब पुलिस वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, तो लोगों ने ये मान लिया कि अब घनश्याम जो है इस दुनिया में नहीं है। किसी ने कहा कि वो किसी हादसे का शिकार हो गए होंगे, किसी ने कहा कि कोई दुश्मनी रही होगी, उनकी हत्या कर दी गई होगी। और इस तरह साल दर साल गुजरते रहे। 30 साल पुरानी ये बात है, और आज से कोई 10 साल पहले घनश्याम के बुजुर्ग पिता की मौत हुई। वो नेचुरल डेथ थी। तो जब घनश्याम के बुजुर्ग पिता की मौत हुई तो लोगों ने जब उनका श्राद्ध और अंतिम संस्कार वगैरह किया, तो लोगों ने इस परिवार को ये भी सुझाव दिया कि चूंकि घनश्याम भी जो है अब इस दुनिया में नहीं है, 30 साल पहले वो गायब हुए थे, उसके बाद उनका कोई पता ठिकाना नहीं चल पाया। तो उस समय तो खैर 20 साल पहले की बात कह रहे थे वो, कि 20 साल पहले गायब हुए और अब तक कोई पता ठिकाना नहीं है। तो पिता के साथ साथ आप बेटे के नाम का भी, यानी घनश्याम के नाम का भी श्राद्ध जो है वो कर दें। जो हिंदू परंपराओं के मुताबिक आत्मा की शांति के लिए जो पाठ होता है, जो श्राद्ध कर्म होता है, वो सारी परंपराएं जो है निभाने का सुझाव लोगों ने इस परिवार को दिया। और तब आज से 10 साल पहले, यानी घनश्याम के गायब हुए 20 साल गुजरने के बाद, घनश्याम के नाम जो है परिवार वालों ने श्राद्ध भी किया। और सारी जो परंपराएं होती हैं, तर्पण करना, पूजा पाठ जो भी है, वो सारी चीज़ें उसी अनुरूप की गई। बच्चों ने सिर मुड़वा लिया और ये मान लिया पूरे परिवार ने कि घनश्याम जो है अब इस दुनिया में नहीं है, और इसीलिए उनका श्राद्ध किया जा रहा है। अब घनश्याम की मौत की बात जो है वो सारे लोग मान चुके थे, परिवार ने भी अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। लेकिन होता ये था कि घनश्याम की जो पत्नी है मुन्नी,
मुन्नी देवी को गांव के लोग ताना दिया करते थे। मुन्नी देवी से कहते थे कि इसी ने अपने पति की हत्या करवाई होगी और ज़रूर इसका किसी और से अफेयर होगा या कोई ऐसी बात होगी, पति से बनती नहीं होगी। इस तरह से तानाकशी जो है वो मुन्नी देवी के खिलाफ जो है वो घर वाले नहीं गांव वाले किया करते थे। और मुन्नी इससे काफ़ी आहत भी होती थी। सालों साल इसी तरह से गुजरता रहा और जब घनश्याम का श्राद्ध हो गया उसके बाद तो इस तरह के तानों का सिलसिला और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उनको ये लगने लगा कि हाँ, जब डेथ पर जो है परिवार ने ही मुहर लगा दी है तो इसका मतलब परिवार के लोग घनश्याम की गुमशुदगी और उसकी मौत में शामिल हैं। तो उन लोगों ने एज्यूम कर लिया और मुन्नी देवी पर गांव के लोग जो है वो छीटाकशी करते रहे और करने भी लगे, ज़्यादा करने लगे बल्कि। उधर मुन्नी देवी से कुछ लोगों ने इतने सालों में, जो परिवार के लोग हैं और ख़ासकर मायके के लोग हैं, उन्होंने कई बार ये कहा कि इतनी बड़ी ज़िंदगी है, घनश्याम गायब हो गया है और अब तो तुम्हारे परिवार ने भी ये मान लिया कि वो ज़िंदा नहीं है, तो क्यों नहीं तुम दूसरी शादी कर लेती हो, कब तक ऐसा चलता रहेगा। तो घर वालों ने भी और कई बार दूसरे नाते रिश्तेदारों ने भी मुन्नी को भी शादी करने के लिए कहा, लेकिन मुन्नी ने दोबारा शादी करने का विचार जो है एक बार भी वो अपने मन में नहीं लाई और उसने तय किया कि वो आजीवन जो है एक बेवा की तरह ही रहेगी, लेकिन वो कभी शादी नहीं करेगी। और इस तरह एक एक करके पूरे 30 साल गुजर गए। 30 साल बाद अचानक बक्सर के पुलिस थाने से घनश्याम के घर वालों को एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाला लोकल पुलिस ऑफिसर था और उस लोकल पुलिस ऑफिसर ने घर वालों को ये बताया कि घनश्याम उनके पास थाने में मौजूद है, वो आएं और अपने परिवार के इस मेंबर को लेकर जाएं। ये सुनते ही घनश्याम के पूरे परिवार में मानो एकाएक भूचाल आ गया। ये भूचाल जो है खुशी का भी था और साथ ही विस्मय का भी था। मतलब एक मिक्स्ड फीलिंग थी, समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। घनश्याम कैसे वापस आ सकता था? 30 साल पहले जो शख्स गायब हो गया, जिसके मौत की खबर हर किसी ने सुन ली, मान लिया कि वो मर गया है, हालांकि कभी किसी ने लाश देखी नहीं थी, ये कंफर्म भी नहीं था कि डेथ हुआ है। लोगों ने जिसके नाम का श्राद्ध कर लिया, उसकी पत्नी मुन्नी ने खुद को विधवा मान लिया, सफ़ेद साड़ी पहनने लगी। तो इतना सब कुछ होने के बाद 30 साल बाद घनश्याम कैसे वापस आ सकता था? तो ये फ़ोन कॉल जब घर वालों को मिला तो घर वालों को इस पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन मुन्नी देवी खैर पत्नी थी, उसके मन में जो उम्मीद की लौ है वो टिमटिमा रही थी और शायद यही वजह है कि इतने सालों से उसने एक बार भी दोबारा शादी करने के बारे में सोचा तक नहीं। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। तो मुन्नी ने अपने बेटे और अपने दामाद को बक्सर पुलिस के पास भेजा और कहा कि जाकर देखो कि क्या तुम्हारे पापा घनश्याम वाकई आए हुए हैं। और चूंकि बच्चे तब बहुत छोटे थे जब घनश्याम गायब हुए थे, तो मुन्नी ने यह भी कहा कि निशानी के तौर पर तुम ये देखना कि तुम्हारे पापा की जो जांघ है उसमें कोई तिल है या नहीं, तिल का निशान है या नहीं। वो पर्टिकुलर जगह जो थाई में जहाँ पर तिल था, उसके बारे में मुन्नी देवी ने बच्चे को और दामाद को इसके बारे में बताया। और फिर दोनों पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन में उन्होंने जो है देखा कि वाकई एक बुज़ुर्ग सज्जन वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम घनश्याम तेली बताया और ये भी बताया कि वो कुरान सराय गांव के रहने वाले हैं और आज से कोई 30 साल पहले वो गायब हो गए थे, लापता हो गए थे। हालांकि बहुत क्लैरिटी से या बहुत सुलझे हुए तरीके से वो सारी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे थे और देखने से लग रहा था कि जैसे ये शख्स जो है वो थोड़ा एब्सेंट माइंडेड है, यानी हालात ने शायद उनको थोड़ा सा मंद बुद्धि बना दिया था। तो घनश्याम अपने बारे में बता तो रहे थे कि वो उस गांव के हैं, लेकिन इन दोनों को इस चीज़ को कंफर्म करना था। तो फाइनली उन्होंने घनश्याम से कहा कि वो अपने पाँव में जो तिल है उसका निशान दिखाए ताकि वो मान सके कि वही घनश्याम है। तो जब घनश्याम को खुद इसके बारे में न तो पता था ना याद था, लेकिन जब घनश्याम ने अपनी पतलून उठाई और देखा अपने पाँव में, तो वाकई ठीक उसी जगह पर एक तिल का निशान था जिस जगह पर तिल होने की बात घनश्याम के बेटे को उसकी माँ ने यानी घनश्याम की बीवी ने बताई थी। ये जो है एक बहुत बड़ा एविडेंस था।
उस दौर में जब एक ग्रामीण आदमी के गायब हो जाने, एक आम आदमी के जो पान की दुकान लगाता हो उसके गायब हो जाने का कोई इतना नोटिस नहीं लेता, न तो पुलिस न सरकार। उस दौर में जब टेक्नोलॉजी अभी भी इतनी ज़्यादा लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, पुलिस जो है इस तरह के मामलों को सॉल्व करने के लिए डीएनए वगैरह के बारे में बहुत कम ही सोच पाती है बिहार जैसी जगहों पर। वहाँ पर ये तिल का निशान अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस था। और जब घनश्याम के बेटे और दामाद को ये यकीन हो गया, वीडियो कॉल पर जब उन्होंने बात करवाई घनश्याम की अपनी बीवी से, मुन्नी देवी से, और दोनों ने बातचीत की और दोनों को समझ में आ गया कि हाँ वो सही जगह पर हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो फिर घर वाले जो है वो हंसी खुशी घनश्याम को बक्सर पुलिस के पास से अपने पास लेकर आए। इसके बाद, और ये जो घटना है, ये घटना है 19 जुलाई 2022 की। 19 जुलाई 2022 को ही घनश्याम अपने घर वालों को दोबारा मिले। 19 जुलाई 2022 को ही वो बक्सर पुलिस के पास भी पहुंचे। इसके बाद घर वाले इतने खुश हुए कि जिन्होंने घनश्याम का श्राद्ध कर दिया था, उन्हीं परिवार वालों ने घनश्याम की दोबारा उनकी बीवी मुन्नी देवी से पूरी परंपराओं का निर्वहन करते हुए शादी करवाई। और ये इतना खुशगवार मौका था जिस शादी में घनश्याम के जवान हो चुके बच्चे भी मौजूद थे, परिवार के सारे लोग मौजूद थे, और घनश्याम और मुन्नी एक बार फिर से उन्होंने रीमैरिज किया। और जो मुन्नी देवी इतने सालों से, 30 सालों से एक विधवा की तरह ज़िंदगी जी रही थी, वो फिर से सुहागन की तरह ज़िंदगी जीने लगी। और ये अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं था कि एक आदमी जो 30 साल पहले गायब हुआ हो, जिसका श्राद्ध तक कर दिया गया हो, वो आदमी अचानक जिंदा लौट आए। लेकिन अब सवाल है कि इतने दिनों तक घनश्याम तेली कहाँ रहे और उन्होंने क्यों अब तक अपने घर वालों से संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। तो इसका जवाब घनश्याम तेली तो खैर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी जहनी हालत ऐसी थी जिसे देखकर ये लग रहा था कि शायद वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं है बल्कि डिस्टर्ब्ड है। लेकिन ऐसा डिस्टर्ब्ड होने के पीछे पुलिस ने जो कहानी बताई, अब वो कहानी मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। और वो कहानी बहुत छोटी सी है। असल में ये जो बक्सर पुलिस है, बिहार की बक्सर पुलिस, उससे उत्तर प्रदेश की झांसी पुलिस ने इसी साल जुलाई के महीने में कांटेक्ट किया था और कांटेक्ट करके ये बताया था कि झांसी में एक जगह है बिरबुआ उरई। इस बिरबुआ उरई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल कुछ लोगों को झांसी पुलिस ने एक रेड के बाद, एक कार्रवाई के बाद पकड़ा था और उनके कब्जे से 5 से 6 लोगों को मुक्त कराया था, जिनको गुलाम की तरह ये लोग कहीं रख कर उनसे काम लेते थे। शायद वो चाहे वो कोई फैक्ट्री हो या ईंट भट्टा हो, ये सारी बातें अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मानव तस्करी के ज़रिए कुछ लोग कहीं से लाए गए थे, खरीदे बेचे गए थे और वो लोग जो है इनके कब्ज़े से आज़ाद कराए गए थे। और ये जो 5 लोग आज़ाद कराए गए थे, इनमें से एक शख्स ने अपना नाम घनश्याम बताया था और उसने जो उसकी हल्की याददाश्त थी उसके मुताबिक उसने बताया था कि वो बिहार के बक्सर ज़िले के कुरान सराय गाँव का रहने वाला है। और ये जो एक छोटी सी जानकारी थी, एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो था, इसी स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को डेवलप करती हुई उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बिहार पुलिस से बातचीत की और बिहार पुलिस को हैंडओवर किया घनश्याम को ले जाकर। और तब बिहार पुलिस ने, बक्सर पुलिस ने इनसे कांटेक्ट किया, कुरान सराय गाँव में जो घनश्याम के परिवार के लोग हैं उनसे, और फाइनली घनश्याम को उसके परिवार वालों से मिलाया। लेकिन घनश्याम इतने सालों तक कहाँ रहे, 30 सालों में उन्हें कितनी बार खरीदा बेचा गया, वो कहाँ काम करते थे, इसके बारे में कोई बहुत पुख्ता जानकारी उनके घर वालों को नहीं मिल पाई, क्योंकि घनश्याम की मानसिक स्थिति जो है ऐसी नहीं थी कि वो अपने बारे में बहुत खुलकर कुछ बता पाते। लेकिन चलिए, चाहे जहाँ भी रहे, एक कहावत है कि जब अंत भला तो जग भला, या अंत भला तो सब भला। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसकी एंडिंग जो है वो खुशगवार है, हैप्पी एंडिंग है। तो इस कहानी में कोई बहुत ज़्यादा मैसेज तो नहीं है, बस इतना ही है कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। बहुत अच्छा होता अगर घनश्याम जो है 30 सालों तक, 30 गोल्डन ईयर्स अपने परिवार वालों से दूर नहीं रहते और किसी ने उन्हें अगवा नहीं किया होता, बंधुआ मजदूर की तरह कहीं नहीं रखा होता, आज़ादी से वो अपनी ज़िंदगी जी पाते, तो शायद ये अच्छा होता।
ये भी एक हैरानी वाली बात है कि 30 सालों तक अगर उन्हें किसी ने अगवा करके रखा था, उनसे अगर मजदूरी करवा रहे थे, तो इन 30 सालों में जब उनको सारी बातें याद थी अपने परिवार के बारे में, घर के बारे में, तो उन्होंने क्या कोई एफ़र्ट नहीं किया कि 30 सालों में वो वापस आते? और अगर एफ़र्ट किया तो वो एफ़र्ट क्यों फेल हो गए? ये सब बहुत जानने वाली बातें हैं, लेकिन चूंकि घनश्याम की मानसिक स्थिति ही ऐसी नहीं है कि वो एक्सप्लेन कर पाते, तो फिर कोई क्या कर सकता है। अब आइए तुनिशा सुसाइड मिस्ट्री के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। तुनिशा के बारे में आप सब जानते हैं, मुंबई में वो एक टीवी एक्ट्रेस थी जिन्होंने 24 दिसंबर की दोपहर को तकरीबन 3:30 बजे के आसपास अपने मेकअप रूम में खुदकुशी कर ली थी और इल्ज़ाम उनके एक्स बॉयफ्रेंड शिजान खान पर लगा था कि शिजान ने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया, जिसकी वजह से तुनिशा ने खुदकुशी कर ली। इस मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस ने शिजान से बहुत एक्सटेंसिव तरीके से पूछताछ की है और शिजान ने ब्रेकअप करने की अब तक 3 वजहें बताई हैं और ये तीनों वजहें जो है किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती हैं, इसीलिए पुलिस को शिजान की बातों पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है। एक तो उसने बताया है कि चूंकि उसके और तुनिशा के एज में काफ़ी गैप था, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया। दूसरा उसने कहा है कि आफ्ताब और श्रद्धा का केस देखकर वो घबरा गया था, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया। और तीसरा उसने ये बात कही है कि चूंकि तुनिशा के घर के लोग और ख़ुद उसके घर के लोग इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया। तो इन तीनों थ्योरीज़ में कौन सी थ्योरी सही है, शिजान क्या सच बोल रहा है और क्या झूठ बोल रहा है, फिलहाल पुलिस को इन सारी बातों का पता लगाना है। सबसे जो क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि शिजान और तुनिशा उस मेकअप वैन के अंदर जो है तुनिशा की खुदकुशी से बमुश्किल 15 मिनट पहले तक एक साथ मौजूद थे और ये बताया गया कि दोनों ने मिलकर वहाँ लंच किया। तुनिशा ने लंच किया या नहीं ये क्लियर नहीं है, शिजान ने उसे लंच करने के लिए कहा होगा, ये लोग मानकर चल रहे हैं, पुलिस पूछताछ भी कर रही है शिजान से। लेकिन जिस तरह से तुनिशा ने महज 15 मिनट बाद ही खुदकुशी कर ली और उसने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, उससे एक मैसेज ये मिलता है कि शायद उस रोज़ उन आखिरी 15 मिनटों में शिजान और तुनिशा के बीच कोई हॉट एक्सचेंज हुआ होगा, जिसके बाद तुनिशा ने ये खुदकुशी की होगी। लेकिन उन आखिरी 15 मिनटों में ऐसा क्या हुआ, पुलिस को फिलहाल शिजान से पूछताछ करके यही पता लगाना है। और 4 दिनों की पुलिस रिमांड जो है कल पूरी हो रही है और पुलिस अभी तक कोई बहुत ज़्यादा कंक्रीट एविडेंस या जानकारी उस आखिरी 15 मिनट के बारे में शिजान से नहीं पता कर पाई है। यही वजह है कि बहुत मुमकिन है कि पुलिस जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आज की तारीख में, पुलिस हो सकता है कि शिजान को कुछ और दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अर्जी कोर्ट में दे और उससे कुछ और पूछताछ करे। अब तक की तफ्तीश यहाँ तक है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि शिजान पर एबेटमेंट टू सुसाइड का मामला साबित कर पाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि कोर्ट का ये स्पष्ट आदेश है। कई बार कई अलग अलग केसेस में कोर्ट ने ये कहा है कि एबेटमेंट टू सुसाइड का मामला तभी किसी आदमी के खिलाफ दर्ज किया जाए या उस पर कार्रवाई की जाए जब ये बात क्लियर हो जाए कि उस आदमी ने मरने वाले इंसान के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि फिर उसके लिए जीने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब सवाल यह है कि क्या ब्रेकअप होना या ब्रेकअप कर लेना किसी के लिए इस तरह के हालात पैदा करने वाली बात है? ये जो है वो न्यायालय में जो माननीय न्यायाधीश है वो इस चीज़ को इवेलुएट करके देखेंगे कि क्या वाकई शिजान ने कुछ इस तरह के हालात पैदा किए थे या नहीं। अदरवाइज़ एक रूटीन का ब्रेकअप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से आजकल लड़के लड़कियाँ बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आते हैं, उसी तरह ब्रेकअप भी बहुत फ्रीक्वेंटली होता है और ये कोई बहुत शॉकिंग और बहुत अनोखी बात नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि जब कोई इमोशनली इन्वॉल्व होता है तो ब्रेकअप हो जाने से उसे बहुत तकलीफ होती है। शायद उसका पार्टनर कई बार इस चीज़ को समझ नहीं पाता, जैसा कि तुनिशा और शिजान के मामले में हुआ। लेकिन इस मामले को एबेटमेंट टू सुसाइड साबित कर पाना पुलिस के लिए एक चुनौती इसलिए भी होने वाली है क्योंकि तुनिशा ने जाने से पहले कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है और ऐसा कोई एविडेंस अब तक सामने नहीं आया है जिसमें तुनिशा जो है शिजान को एक्यूज़ कर रही हो कि वो उसकी मौत का जिम्मेदार है। कल को अगर मान लीजिए शिजान के मोबाइल फ़ोन से कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसी चैट या तुनिशा के मोबाइल फ़ोन से ऐसी कोई चैट या कोई ऐसा टेक्स्ट या वीडियो सामने आता है जिससे ये पता चले कि शायद शिजान जो है वो तुनिशा को परेशान कर रहा था या खुदकुशी करने के बारे में तुनिशा ने
शीज़ान को कहा था, शीज़ान ने कहा होगा कि ठीक है व्हाटएवर जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम कर लो, जो करना है कर लो। अगर इस तरह की कोई बात या कोई एक्सचेंज हुआ होगा, अगर इस तरह के एविडेंस मिलेंगे, तब तो शायद इस केस को थोड़ी मजबूती भी मिलेगी। अदरवाइज़ अब तक ये केस जहाँ पर ठहरा हुआ है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आने वाले वक्त में इस केस की तफ्तीश अगर यहीं तक रुकी रह गई तो शीज़ान को सज़ा दिला पाना मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इस मामले में कोई और नई जानकारी, कोई और नया अपडेट होगा तो मैं उससे भी आप लोगों को वाकिफ़ कराऊंगा। लेकिन आइए फ़िलहाल कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं जो मैंने कल तुनिशा और शीज़ान की स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी और साथ ही उस गुजरात के उस पति के बारे में बताया था जिसने अपनी बीवी को जानबूझकर धोखे के शक में HIV इन्फेक्टेड ब्लड से भरा हुआ सुई लगा दिया था। उसके बारे में उस वीडियो पर आप लोगों ने जो कमेंट किया है उस पर आइए बात करता हूँ। दिनेश सहगल जी का कमेंट है और इन्होंने कहा है कि आवाज़ जो है, उन्हें मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है और अब उनको ये कहानियाँ सुनने की आदत सी हो गई है और उन्हें कुल मिलाकर उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी। शाकिब खान साहब हैं, शाकिब खान साहब ने ये कहा है सूरत वाली उस घटना के बारे में जिसमें पति ने HIV वाला इंजेक्शन अपनी बीवी को लगाया था। उन्होंने कहा है कि उसके पति को भी वही सुई लगाई जानी चाहिए, लेकिन हाँ, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। कुल मिलाकर खान साहब ने उसे कड़ी सज़ा देने की बात कही है। हालांकि उन्होंने अपने जो ख्यालात का इजहार किया है, हमारा कानून ऐसा कुछ करने की इजाज़त तो नहीं देता, लेकिन कानूनन जो भी कड़ी सज़ा हो उन्हें मिलनी चाहिए, शायद खान साहब ये कहना चाहते हैं। सैयदा समीरा बानू इन्होंने कमेंट किया है और इन्होंने जो है कुछ माहौल के बारे में डिस्कस किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है, क्या आपको पता नहीं, आपकी बातों से ताज्जुब हो रही है। और SRK की वाइफ हिंदू है, उनका रिश्ता 30-35 साल का होगा और इतना रिच होने के बाद भी सिर्फ मुसलमान है, इसलिए SRK को टारगेट कर रहे हैं, क्या आप जानते नहीं। तो खैर देखिए, इस पर ये आपका नज़रिया हो सकता है, हर केस स्टडी अपने आप में अलग है। मैं ये हिंदू मुसलमान के मसले भी बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने जो SRK की बात कही है तो मैं बस अपनी तरफ से इतना कहना चाहूँगा कि अगर सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से ही SRK को टारगेट किया जाता तो जाहिर है SRK हिंदुस्तान में इतने बड़े स्टार नहीं होते। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह का वक्त, अलग अलग तरह की केस स्टडी, हर चीज़ अपने आप में अनोखी है। तो किसी चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते कि कोई मुस्लिम है इसलिए सताया जा रहा है या कोई हिंदू है इसलिए उसे परेशान किया जा रहा है। हर केस स्टडी अपने आप में अलग है। तो खैर, आप किस संदर्भ में ये बात कह रही हैं मुझे नहीं पता। अगर आप शीज़ान और तुनिशा के बारे में ये कह रही हैं तो इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई शीज़ान पर कोई कार्रवाई हो ही गई और उसे कोई सज़ा दे दी गई, ऐसा भी नहीं है। अगर मान लीजिए ब्रेकअप या रिलेशनशिप उसके साथ था तो अंडर द स्कैनर भी वही होगा, कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। और किसी के खिलाफ जांच होना या उसे हिरासत में लिया जाना, उसे सज़ा देना है, ऐसी भी बात नहीं है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इस नज़रिए को थोड़ा अलग रखना ठीक रहेगा। रेखा वर्मा जी ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। बालक राम पंचम जी का कमेंट है। सोमा वारिया लिटिल रेन ड्रॉप्स इन्होंने भी कमेंट किया है। और बीना पानी रॉय इन्होंने एक सवाल पूछा है। मेरा सिर्फ एक सिंपल सवाल है, अगर लड़के की जगह लड़की होती और लड़की की जगह लड़का होता तो किसी को कोई फ़र्क पड़ता या नहीं? देखिए, किसी लड़के के खुदकुशी करने पर भी जो है, ऐसा नहीं है कि समाज को कोई तकलीफ़ नहीं होती या बात नहीं होती। सुशांत सिंह राजपूत की मौत बहुत रहस्यमयी हालत में हुई। जो तफ्तीश हुई उसमें बताया गया कि उन्होंने खुदकुशी की और आप जानते हैं कि आज भी लोग सुशांत के जाने पर कितने आहत और कितने परेशान हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि लड़की की जगह अगर लड़के ने खुदकुशी कर ली होती तो शायद केस ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर केस स्टडी अपने आप में अलग है, किसी को भी किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मौत जो है वो हमेशा बहुत तकलीफदेह होती है और ख़ासकर अगर कोई इस तरह से चला जाए। लिटिल रेन ड्रॉप्स ये इन्होंने लिखा है कि शीज़ान इज़ जस्ट ट्राइंग टू कवर अप बाई सेइंग अबाउट एज एंड रिलीजन, ही मे बी स्टिल इन्वॉल्व विथ अदर गर्ल्स विच हर्ट तुनिशा आफ्टर शी लर्न ही इज़ चीटिंग हर। देखिए, ये हो सकता है, एजम्पशन की जहाँ तक बात है तो पुलिस को भी यही लग रहा है और ख़ासकर जो तुनिशा के घर वाले हैं उन्होंने पुलिस में कुछ ऐसे ही कंप्लेन भी की है। लेकिन जब तक तफ्तीश नहीं हो जाती कंक्रीट तरीके से या पुख्ता तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता। ट्रू केमिस्ट्री के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है
LI सॉन्ग्स हैं, उन्होंने किया है। सुरजीत सोही ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। हमारे किसी दर्शक ने मेरी क्रिसमस विश किया है, लेकिन उनका नाम जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो नाम भी ज़रूर लिखें। अंजनायन, इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ अपनी कहानियों का क्रोनोलॉजिकल नंबर या फिर डेट कुछ डाला कीजिए। इसके बारे में मैंने क्राइम तक की टीम से रिक्वेस्ट की है। अब देखिए दीपक एंड कंपनी कब तक इस काम को करते हैं। पौर्णा चट्टोराज ने भी अपना कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच पौर्णा, आप रेगुलर कमेंट कर रही हैं। संगीता साहू जी का भी कमेंट आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माधव वाघ जी और गिरीश धनावर जी का भी कमेंट है, तो और शम्स इब्राहिम साहब लगातार कमेंट करते हैं। बहुत सारे और भी दर्शकों ने कमेंट किया है, मैं सारे लोगों के कमेंट या नाम तो मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक जो कॉमन बात कही है वो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि ब्रेकअप हो या कोई भी ऐसी चीज़, वो ज़िंदगी से ज़्यादा अहम या बड़ी नहीं है, इसीलिए खुदकुशी जो है वो कोई रास्ता नहीं है। अगर कभी भी किसी के भी मन में ऐसा कोई ख्याल आता है तो उस ख्याल को फ़ौरन जो है वो दिमाग से निकालना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इसके आगे जहाँ और भी है, इसके आगे दुनिया और भी है। तुनिशा के बारे में लोगों ने ये शिकायत की है, हालांकि लोगों को अफसोस, लोगों को दुख तो है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उस लड़की को एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया, अपने घर वालों का ख्याल नहीं आया जिन्होंने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। उसकी माँ तो सिंगल पेरेंट है, उन्होंने न जाने तुनिशा की परवरिश में कितनी तकलीफ उठाई। अगर ब्रेकअप भी हुआ, अगर उसका दिल भी टूटा था, तो कम से कम उसे अपनी माँ की खातिर जिंदा रहना चाहिए था, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग भी सहमत होंगे। तो खैर, बिहार की जो कहानी जिसमें 30 साल बाद एक शख्स जिसे मुर्दा मान लिया गया था और जो घर वापस लौट आया, उस पर आपकी क्या राय है? तुनिशा के इस घटनाक्रम पर, तुनिशा के सुसाइड पर आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नए वाक़ये, किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।